दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो शायद बहुत ही कम लोग हैं जो इसका जवाब दे पाएंगे। लेकिन आज हम चलने वाले हैं उसी पवित्र जगह जहाँ से माँ गोदावरी का उद्गम हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पहाड़ पर भगवान शिव की जटा के निशान भी मौजूद हैं। तो आज हम इस बारिश के मौसम में ब्रह्मगिरी पर्वत की ओर चलेंगे, जहाँ की हमें देखने को मिलेगा कि पूरा पर्वत घने कोहरे से ढका हुआ है। पूरे रास्ते में फिसलन हो रखी है, वाटरफॉल्स मिलेंगे बहुत देखने को हमें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अंत तक आप लोग हमारे साथ बने रहना, क्योंकि ऊपर एक ऐसी भी जगह है जहां हवा इतनी तेज़ चलती है कि पूरा का पूरा वाटरफॉल ही अपोजिट साइड उल्टी तरफ बहता है। और हवा का इतना तेज़ प्रेशर होता है कि आप वहां पर खड़े तक नहीं हो सकते। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं शशिकांत और अभी हमने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बहुत ही दिव्य दर्शन किए और सोचा कि भक्ति के साथ साथ थोड़ा एडवेंचर भी हो जाए। इसलिए हम निकल पड़े हैं ब्रह्मगिरी पर्वत की तरफ और मेरे साथ ये कुछ मेरे गरीब दोस्त भी हैं। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की जर्नी कितनी एडवेंचरस, कितनी अच्छी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, चढ़ाई शुरू करने से पहले एक बात, ब्रह्मगिरी जिस पर्वत पर अभी हम जा रहे हैं वो सिर्फ एक पर्वत नहीं है। इसी पर्वत से माँ गोदावरी का उद्गम हुआ है। दोस्तों, गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि ये लगभग 1400 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और कई राज्यों से निकलती हुई जाती है। जैसे कि सबसे पहले ये महाराष्ट्र से निकलती है, उसके बाद तेलंगाना जाती है, उसके बाद आंध्र प्रदेश और भी कई राज्यों से गुजरती है और सबको जीवन प्रदान करती है अपने जल से। इस नदी का धार्मिक और आस्तिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस नदी का उद्गम देखने के लिए इस पर्वत पर साल में लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और देखते हैं। तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर इस ब्रह्मगिरी पर्वत का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहीं से आप इस पर्वत की चढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर इस पर्वत की टोटल चढ़ाई की बात करूं तो लगभग 3 किलोमीटर का सफ़र है जो आपको इस पे ऊपर चढ़ना पड़ेगा। आपको सीढ़ियाँ भी मिलेगी, कच्चे रास्ते भी मिलेंगे, फ्लैट सरफेस भी मिलेगी, पहाड़ काट के कुछ जगह बनाई गई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने पे मिलेगी। बारिश में अधिकतर इस जगह को बंद कर दिया जाता है सेफ्टी रीजन से, क्योंकि फिसलने से बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है, पहले भी बहुत सारे हादसे भी हो चुके हैं। लेकिन आज दोस्तों हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें ये आज खुला हुआ मिल गया और फिर हम भी बिना टाइम वेस्ट करे हुए निकल पड़ते हैं इस पहाड़ की चढ़ाई के लिए। और दोस्तों, इस पहाड़ की चढ़ाई शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना, क्योंकि हमारे साथ तो बहुत ही बकचोदी हुई है। हम 3 दोस्त थे और पहले तो हमें पता नहीं था कि शायद ये पहाड़ी पे ऊपर जाने के लिए खुला होगा, तो हम जस्ट ऐसे ही देखने आ गए थे। तो हम बैग वगैरह भी साथ में ले आए थे। तो आप अगर पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं तो बैग वगैरह आप कहीं रख के ही आइएगा। सिंपल सा आप रेनकोट पहन के आइए और मोबाइल की सेफ्टी के लिए मोबाइल का कवर ले आइए जो वाटरप्रूफ, जिसमें पानी ना घुसे। और कुछ भी इस पे पहाड़ पे लेके मत आइए, क्योंकि ऊपर जितना आप ले जाओगे उतना ही आपको फालतू वजन रहेगा। तो जस्ट सिंपल आइए, स्लीपर पहन के आइए तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि शूज़ ज़्यादा फिसलने का डर रहता है। सैंडल पहनेगा तो और अच्छा रहेगा, अच्छी ग्रिप बनती है उससे, जिससे आपकी चढ़ाई करने में दिक्कत नहीं होगी। और एक स्टिक का भी ले सकते हैं आप, स्टिक भी यहाँ पे चढ़ाई करने में अच्छी होती है। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे बंदर भी हैं, तो अगर आपको कभी इस तरह की दिक्कत आए तो आप स्टिक से उन्हें भी दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ एक्सपीरियंस बहुत ही हो चुका है। अभी हमारा जो एक साथ वाला दोस्त है, अभिषेक नाम है इनका, तो जैसे ही हम पहाड़ पे ऊपर चढ़ाई कर रहे थे तो एक बंदर ने जस्ट आके और इनका पूरा बैग निकाला, पूरा बैग खोल दिया और बैग में से पूरा लिटरली पूरा सामान एक सामान निकाल दिया, एक सामान निकाल के फेंक रहा है। मतलब लिटरली वो खाने की चीज़ें ढूंढते हैं आपसे, खाने की चीज़ उसको जो भी मिली उसने निकाला और लेके भाग गया, बाकी पूरा सामान उसने फेंक दिया। साथ ही में वो जो ज्योतिर्लिंग की हमने प्रसाद ली थी वो भी लेके गया। फिर बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे हमें वो प्रसाद मिली। तो ये सब एक्सपीरियंस भी आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, बंदर से सावधान रहें, फिसलन हो सकती है तो स्लीपर या सैंडल पहन कर ही आएँ। एक स्टिक ज़रूर रखें, आपको बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए दोस्तों, चढ़ते चढ़ते थोड़ा इस पहाड़ की हिस्ट्री के बारे में हम जान लेते हैं कि पुराणों में इस पहाड़ के बारे में कहा गया है, क्यों लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, ऊपर चढ़ाई करते हैं, क्या देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्रह्मगिरी पर्वत नासिक के त्र्यंबकेश्वर के पास स्थित एक बहुत ही पवित्र पर्वत है। हिंदू धर्म के अनुसार इसी पर्वत पर महर्षि गौतम ने कठोर तपस्या की थी और एक समय उनसे अनजाने में गोहत्या हो गई थी। और उसी गोहत्या के पाप को धुलने के लिए उन्होंने भगवान शिव की तपस्या इस पर्वत पर की थी। भगवान शिव प्रसन्न हुए और माँ गंगा को पृथ्वी पर आने का उन्होंने आदेश दिया। माँ गंगा ने इसी पर्वत से, ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी के रूप में प्रकट होकर बहना शुरू किया
और इसी वजह से गोदावरी को गौतमी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो भगवान शिव के कहने पर ही इस पर्वत से प्रकट हुई थी। ब्रह्मगिरी का संबंध भगवान शिव से भी बहुत गहरा माना जाता है, जहाँ शिव की जटा का निशान भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। और कई प्राचीन मंदिर भी इस पर्वत पर स्थित है। हर साल यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं जो गोदावरी का उद्गम स्थल देखते हैं, भगवान शिव के मंदिर देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर बारिश लगातार बहुत तगड़ी हो रही थी। सीढ़ियाँ जो है कि बारिश के पानी से पूरी तरह भीग चुकी थी, फिसलन हो रखी थी और पूरा पहाड़ के अंदर से पानी पानी निकल सकता है। वीडियो में भी आप देख सकते हैं, पूरा पहाड़ लीक कर रहा था पानी से ही। हर दूसरे मिनट में आपको एक नया वाटरफॉल देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। और मन करता है कि बस यहीं बैठे रहें और इन वाटरफॉल्स को देखते रहें, पहाड़ों को देखते रहें। यहाँ का मौसम है उसको एंजॉय करते रहें, फ्रेश एयर आ रही है उसको लेते रहें। बहुत ही मतलब सुकून भरा एनवायरनमेंट है यहाँ पर। और दोस्तों जुलाई और अगस्त का सबसे बेस्ट टाइमिंग होता है यहाँ पर आने का, क्योंकि बारिश के मौसम में पूरा पहाड़ पानी से भरा हुआ होता है। और अभी सावन महीने स्टार्ट हो जाते हैं, जुलाई अगस्त में ही होते हैं। तो आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं सावन महीने में। और उसके बाद इस ब्रह्मगिरी पहाड़ पे चढ़ाई कर सकते हैं। और ऊपर भी आप शिव जी का मंदिर, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, दोनों चीज़ें देख सकते हैं। और बीच का एडवेंचर तो है ही सही। तो अगर आप भी आने का प्लान बना रहे हैं तो मोस्टली जुलाई या अगस्त के महीने में ही यहाँ पर आइएगा। बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा आपको। और दोस्तों ऊपर कुछ भी सामान खाने पीने का आपको कैरी करके लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर सब अवेलेबल है। हर थोड़ी थोड़ी दूर पर पानी मिल जाएगा आपको, चाय मिल जाएगी, कोल्ड ड्रिंक, मैगी, बिस्किट, जो भी आप खाना पीना चाहें वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आप अपने साथ कुछ भी कैरी करके मत लाइए। एक फ़ोन लाइए, एक रेनकोट पहनिए और जस्ट पहाड़ पे चढ़ते जाइए, एंजॉय करिए, दोस्तों के साथ आइए, बकचोदी करिए, फन मोमेंट करिए, एडवेंचर करिए, चढ़िए, फिसलिए, गिरिए, उठिए, वाटरफॉल देखिए। बस यही मज़े हैं इस पहाड़ के। तो चलो दोस्तों फाइनली हम ऐसे ही उठते पड़ते गिरते बैठते उठते फाइनली हम पहाड़ के इस टॉप पर आ चुके हैं। ब्रह्मगिरी पहाड़ के बिल्कुल टॉप पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ का मौसम देखकर लिटरली आपके होश उड़ जाने वाले हैं, क्योंकि हवा यहाँ पर इतनी तेज़ चल रही है कि यहाँ पर सीधा खड़ा होना भी बहुत ही मुश्किल है। और सबसे अमेजिंग बात यहाँ की कि वाटरफॉल का जो पानी है बिल्कुल अपोजिट साइड में बह रहा है, नीचे जाने की बजाय बिल्कुल ऊपर आ रहा है आपकी तरफ अपोजिट साइड में हवा की वजह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खड़ा होना भी मुश्किल है। आप देख ही सकते हैं वीडियो में व्यू जो आप देख पा रहे हैं उससे भी ज़बरदस्त दोस्तों यहाँ का व्यू है रियलिटी में। और अब फाइनली हम दोस्तों गोदावरी नदी के ओरिजिन के पास पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं यही वो मंदिर है जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। यहाँ पर गोदावरी माँ के मंदिर के साथ साथ भगवान शिव का मंदिर भी स्थित है। और आप देख सकते हैं छोटे से गौमुख से गोदावरी की पहली जलधारा निकलती है। यहाँ से एक एक बूंद, यहीं से इस नदी की एक एक बूंद निकलती है और आगे जाकर भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी गंगा के बाद ये बन जाती है, जो कि 3 राज्यों को क्रॉस करती है और लगभग 1400 किलोमीटर का सफ़र तय कर तीनों राज्यों को अपने पानी से सींचती है, पीने का पानी प्रोवाइड करती है। सच में इस जगह का दोस्तों माहौल शब्दों में बताना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। और थोड़ा हम आगे बढ़े तो हमें एक और प्राचीन मंदिर यहाँ पर देखने को मिला। और दोस्तों इस मंदिर में आप देख सकते हैं इसकी बहुत ही खास बात है, दुनिया में बहुत ही कम आपको शिवलिंग ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही भगवानों की आकृति आपको देखने को मिलेगी एक ही शिवलिंग के अंदर। उसके बाद दोस्तों हम भगवान शिव के जटाशंकर वाले मंदिर में जाते हैं। यह मंदिर भी बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही फेमस है। माना जाता है दोस्तों कि यहाँ पर भगवान शिव ने अपनी जटा को जमीन पे मारा था और जिसके कारण ही गोदावरी नदी का यहाँ से उद्गम हुआ था। और उसी के कारण भगवान शिव की जटा का निशान आज भी आप ज़मीन पे उनके जटा का निशान देख सकते हैं। बहुत ही पवित्र और बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये भी। दोस्तों अब वापस जाने का यहाँ से टाइम आ चुका है, क्योंकि हमने तीनों ही चीज़ें यहाँ से कवर कर ली है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, जटाशंकर मंदिर और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का एक ही आकृति में शिवलिंग, तीनों चीज़ यहाँ पे पहाड़ पे देख ली है। और नज़ारे तो आप देख ही रहे हैं कितने अच्छे यहाँ पे नज़ारे हैं। वाटरफॉल से फॉग का पूरा वेदर हो चुका है और पूरा धुंध छाई हुई है पहाड़ पर। और उसके बाद दोस्तों हमने कुछ रील वगैरह शूट करी, शॉर्ट्स वीडियो थोड़े बहुत बनाए। ज़्यादा कंटेंट हम दोस्तों ले नहीं पाए क्योंकि फ़ोन वगैरह भी चार्जिंग नहीं थे हमारे और बारिश के कारण कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। उसके बाद दोस्तों यहाँ से फाइनली वापस रिटर्न लौटने से पहले यहाँ पर हमने एक चाय पी, बिस्किट खाए। और क्योंकि अब यहाँ से वापस लौटना था तो शरीर को कुछ एनर्जी चाहिए थे, तो ये सब चीज़ें हमने खाई और यहाँ से फिर वापस
जाने के लिए निकल गए। तो दोस्तों ये था ओवरऑल हमारे ब्रह्मगिरी पर्वत का एक्सपीरियंस। हमारा एक्सपीरियंस तो दोस्तों बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही तगड़ा रहा, बहुत ही अच्छा वेदर था और बहुत ही मज़ा आया, एडवेंचरस था। तो अगर आप भी यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं दोस्तों तो आ सकते हैं आप, क्योंकि सावन के महीने में जुलाई अगस्त में आप बारिश में यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर के आप पहले दर्शन करिए ज्योतिर्लिंग के, और उसके जस्ट बाद आप इस एडवेंचर के लिए निकल सकते हैं। और निकलने से पहले जैसे मैंने कुछ बातें आपको बताई, उन बातों का ध्यान रखें। ज़्यादा सामान लेकर मत आएँ, स्टिक लेकर आएँ, रेनकोट पहन कर आएँ, मोबाइल के लिए एक वाटरप्रूफ कवर लेके आएँ, और आप ईज़िली चढ़ाई कर सकते हैं धीरे धीरे। शूज़ पहन कर ना आएँ, स्लीपर या सैंडल ही पहन कर आएँ। ऊपर फिसलन बड़ी रोड है, बंदरों से सावधान रहें, बहुत ही बंदर है यहाँ पर, आप पे अटैक कर सकते हैं, सामान छीन सकते हैं, कुछ भी। फ़ोन वगैरह का ध्यान रखें, फ़ोन भी लेके भाग सकते हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और अगर और भी आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो, कुछ सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं वीडियो के। उसके बाद भी मैं आपको अपना इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आप वहाँ पे भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी तरह का आपको क्वेश्चन हो इस ट्रिप से रिलेटेड। और दोस्तों यहाँ पर वीकेंड पर आना आप अवॉइड करें, सैटरडे संडे में मत आएँ, क्योंकि दोस्तों बहुत ही भीड़ होती है, बहुत ही क्राउड माहौल होता है। ज्योतिर्लिंग में भी आपको 4 से 5 घंटे दर्शन करने में लग जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पर पर्वत पर आ ही नहीं पाएंगे, वहीं एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाएगी। सो ट्राई करें कि मंडे टू फ्राइडे के बीच में ही आएँ, बारिश में ही आएँ तो अच्छा रहेगा दोस्तों। अदर सीजन में ग्रीनरी ख़त्म हो जाती है, पानी, वाटरफॉल, ये सब चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, तो ट्राई करें कि बारिश में ही आएँ। वीकेंड अवॉइड करें, मंडे टू फ्राइडे के बीच में ही आएँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें दोस्तों, पर्सनल व्हीकल से भी मत ना आइएगा यहाँ पे, क्योंकि रास्तों का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। रास्ते, रोड ही ख़राब होती है, रास्ते बंद होते हैं, गाड़ी आपकी भी ख़राब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। बस, ट्रेन चलती है नासिक में, आप ट्रेन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा नाम है शशिकांत कुशवाहा और आप देख रहे हैं ब्लॉगर शशिकांत। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। हर हर महादेव।